नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जिसकी परीक्षा वीपीओ यानी ग्राम पंचायत अधिकारी की 27 अप्रैल को है और यानी कल है। आप लोग आई होप अपने-अपने एग्ज़ाम सेंटर तक पहुँच भी गए होंगे। अगर नहीं पहुँचे हैं, तो फिर एग्ज़ाम सिटी तक तो पहुँच ही गए होंगे या फिर रास्ते में होंगे। आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक और जो भी अटेम्प्ट करना, आराम से इत्मीनान के साथ क्वेश्चंस पढ़ के उसके बाद अटेम्प्ट करना क्वेश्चंस को, ठीक है? चलिए, इसमें यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आज हम लोग पढ़ेंगे जितने भी उसने परीक्षाएँ करवाई हैं जितनी भी, उसमें यूपी स्पेशल से संबंधित जो-जो सवाल पूछे गए हैं, उन वो सवाल कौन-कौन से पूछे गए हैं, उनका डिटेल डिस्कशन देखेंगे। चलिए शुरू करें। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 81 में आ जाओ। इसमें हालाँकि थोड़ा ब्लर है, तो आपको थोड़ा-सा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 81 में आओ। देखो कह रहा है कि धोबी समुदाय द्वारा पारंपरिक रूप से किया जाने वाला धोबिया लोक नृत्य ये उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? धोबिया लोक नृत्य आपसे पूछ रहा है और यहाँ पर क्षेत्र दिए हैं पूर्वांचल, ब्रज, अवध और बुंदेलखंड। अब यहाँ पर आओ मैं आपको सारे के सारे नृत्य रिपीट करवा देता हूँ, ठीक है? सबसे पहले पूर्वांचल में आ जाओ और मुझे बताओ पूर्वांचल में कौन-कौन से नृत्य हैं? तो एक तो हो गया धोबिया, जो आपसे सवाल पूछा गया है, तो आज आपका उत्तर पूर्वांचल हो जाएगा। इसके अलावा कठघोड़वा, ये भी पूर्वांचल का है। इसके अलावा धीवर पूर्वांचल का है, नटवरी पूर्वांचल का है, चौरसिया पूर्वांचल का है और दादरा। ठीक इसके अलावा मैं आपको लिए चलता हूँ ब्रज और ब्रज में भी बहुत सारे लोक नृत्य हैं, जैसे आपसे कई बार पूछा गया है चरकुला के बारे में। हालाँकि ये सवाल तो आप लोग गलत कर ही नहीं सकते हो। अगर आपसे मयूर नृत्य के बारे में पूछा जाए तब भी आप गलत नहीं करोगे। रास को भी आप गलत नहीं कर सकते हो और झूला नृत्य, ये सारे के सारे नृत्य कहाँ के हैं? ब्रज के, ठीक है? झूला। इसके अलावा अगर हम आपको अवध ले चलें और हम कहें कि अवध के नृत्य बताओ, तो 2-3 याद रखना। एक तो जोगिनी को याद रखोगे, जोगिनी और दूसरा कलाबाजी, कलाबाजी के अलावा भेड़िया, ठीक है? चलिए बुंदेलखंड ले चलें हम आपको, बुंदेलखंड और बुंदेलखंड में मुझे बताओ कौन-कौन से हैं यहाँ पे नृत्य? तो एक तो आप याद रखोगे ख्याल है, बुंदेलखंड के लोग ख्याल बहुत रखते हैं। दूसरा लठ मारते हैं। हालाँकि ये ब्रज में भी होता है लठमार, तो वहाँ लठमार होली होती है। तो लठमार नृत्य यहाँ भी है, सौरा या फिर सोहरा, ठीक है? धूरिया भी है, धूरिया, इसके अलावा देवी नृत्य, साथ ही साथ दीवारी, पाई डंडा और राई नृत्य, ये सारे के सारे बुंदेलखंड के। आपसे केवल और केवल धोबी पूछ रहा था, आंसर हो जाएगा पूर्वांचल। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 82 इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से बताओ कि कौन-सा कवि का जन्म स्थान कहाँ हुआ है? ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको 2-3 कवि के नाम यहाँ पर लिख देता हूँ, उनका नाम याद रखना। जैसे मैंने कहा अबुल फैज़ी, अबुल फैज़ी, ठीक? ये जन्मे थे आगरा में। अब बताओ, मैंने लिखा सुभद्रा कुमारी चौहान, कुमारी चौहान, ये जन्मी थीं निहालपुर में। मुझे बताओ महादेवी वर्मा, ये फर्रुखाबाद से हैं, फर्रुखाबाद से। जयशंकर प्रसाद, क्या बता सकते हो? ये वाराणसी से हैं, वाराणसी में जन्मे थे रामचंद्र शुक्ल। इनका भी संबंध सॉरी ये वाराणसी से नहीं, ये बस्ती से, ये बस्ती से है ना? अगर हम आपसे पूछें कि मुझे बताओ राहुल सांकृत्यायन ये आजमगढ़ से हैं, आजमगढ़, आजमगढ़ में एक क्षेत्र है पंदाहा, ये वहाँ से है। तो राहुल सांकृत्यायन। अच्छा बात वाराणसी की आ गई है, तो वाराणसी में कौन-कौन जन्मा है? एक बार इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले आप याद रखोगे जयशंकर प्रसाद, इसके अलावा आपने मुंशी प्रेमचंद्र का भी नाम सुना होगा। इसके अलावा आपने भारतेंदु भारतेंदु हरिश्चंद्र का भारतेंदु हरिश्चंद्र का भी नाम आपने सुना होगा, ठीक?
तो ये सारे के सारे लोग वाराणसी से संबंधित हैं। अब यहाँ पर आओ, अबुल फैजी को आप मिला दो आगरा से, सुभद्रा कुमारी चौहान इनको कहाँ से मिलाओगे? निहालपुर से। और महादेवी वर्मा ये फर्रुखाबाद से हैं। और इसके अलावा बचे जयशंकर जी, तो इनको मिला दो वाराणसी से। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब आप मैच करा लेना। क्वेश्चन नंबर 83 में देखो, उत्तर प्रदेश का कौन सा प्राचीन शहर सूरसेन महाजनपद की राजधानी था? सवाल अच्छा है। महाजनपद से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो मुझे बताओ, उत्तर प्रदेश में महाजनपद ये कितने हैं टोटल? 8। ठीक। और उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे महाजनपद भी हैं जिनकी दो दो राजधानियां हैं। दो राजधानी वाले, आपसे अगर महाजनपद पूछे तो आप किसे बताओगे? दो राजधानी वाले उत्तर प्रदेश में महाजनपद कौन कौन से हैं? जैसे एक हो गया मल्ल, दूसरा कौन सा है? कोसल, इसकी भी दो राजधानियां हैं। इसके अलावा पांचाल, इसकी भी दो राजधानियां। अब सवाल ये आया कि मल्ल की राजधानी कौन कौन सी हैं? तो इसकी है कुशीनगर और दूसरा पावा। कोसल की बता दो मुझे, इसकी दो राजधानियां कौन है? एक है श्रावस्ती और दूसरी है अयोध्या। ठीक है। पांचाल की दो राजधानियां कौन है? एक तो आप अहिच्छत्र याद रखोगे, अहिच्छत्र, और दूसरी याद रखोगे कामपिल्य। कामपिल्य। ठीक। तो ये तो तीन हो गए। हम मैंने कहा 8 महाजनपद हैं उत्तर प्रदेश में। अब 5 कौन बचे? तो पांचवें में एक चौथा हो गया कुरु। कुरु के अलावा वत्स, वत्स के अलावा काशी, काशी महाजनपद। आपने चेदी का नाम सुना होगा, चेदी महाजनपद। और आपने सूरसेन का नाम सुना होगा, सूरसेन महाजनपद। तो ये हो गए 5। अब मुझे बताओ कुरु की राजधानी। तो इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, काशी की राजधानी वाराणसी, चेदी की, चेदी की कौन सी है? शुक्तिमती, शुक्तिमती। और सूरसेन की मथुरा। ठीक है। आपसे सवाल क्या पूछा था? आपसे सूरसेन पूछा था, मथुरा हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 84। इसमें कह रहा है कि पलाश उत्तर प्रदेश का ये राज्य पुष्प है। इस फूल को और किस नाम से जाना जाता है? तो मैंने आपको यूपी स्पेशल में पलाश के बारे में बताया था। पलाश के अन्य नाम ये क्या हैं? अन्य इसे किस नामों से जाना जाता है? ध्यान रखें। इसे जंगल की आग कहा जाता है, इसे बंगाल कीनो कहा जाता है, इसे बास्टर्ड टीक कहा जाता है। और अगर इसका आपसे वैज्ञानिक नाम पूछ ले तो आप बताओगे ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है। और इसे रक्त पुष्पका भी कहा जाता है, रक्त पुष्पका। और इसे टेसु के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ तथ्य हैं जो आप याद रखोगे। आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल की आग। ये सारे गलत हैं। ठीक है। ए पार्ट सही हो जाएगा। 85 में आ जाओ। इसमें क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश से होकर नहीं बहती है? बेतवा तो बहती है, सरयू भी बहती है, चंबल भी बहती है, महानदी ये उत्तर प्रदेश से नहीं बहती है। अच्छा। अब इसमें लिखा है कुछ नदियां जैसे सरयू, चंबल। तो सबसे पहले मैं आपको चंबल के बारे में रिवाइज करवा दूं कुछ बातें। मैंने लिखा चंबल। मुझे बताओ कि ये यमुना की सहायक नदी है। कहाँ पर यमुना से मिल जाती है? इटावा के समीप। इटावा के समीप यह यमुना से मिल जाती है। ठीक है। इटावा के समीप। अच्छा, इसकी क्या बता सकते हो सहायक नदी कौन कौन सी हैं? तो आप बताओगे पार्वती है, काली है, सिंध है, सिंध और बनास है। ठीक। और भी कई सारी नदियां हैं, ये महत्वपूर्ण है इसलिए आप याद रखो। चंबल किसके लिए जाना जाता है? ये उत्खात भूमि के लिए जानी जाती है नदी। उत्खात भूमि के लिए इसे जाना जाता है। ठीक है। यहाँ तक बात समझ पाए? अच्छा चलो, अब हम आपको लिए चलते हैं बेतवा के पास। और पहुंचो, पूछो बेतवा आप कौन हो? तो ये कहती है
कि मैं यमुना की सहायक हूँ। अच्छा, ठीक है। क्या आपका कोई दूसरा नाम भी है? ये कहती है, हाँ, मेरा पुराना नाम है। नाम क्या है? वेत्रवती। लोग मुझे पहले वेत्रवती कहा करते थे। अच्छा, तो आप अगर यमुना की अगर आप सहायक नदी हो, तो यमुना से कहाँ मिलती हो? ये कहती है, यमुना का आपका और यमुना का मिलन कहाँ होता है? तो ये कहती है बेतवा कि हम हमीरपुर के निकट यमुना में मिल जाते हैं। ठीक है? यानी हमीरपुर के निकट यमुना में मिल जाती है। अच्छा, इससे पूछो क्या आपकी कुछ सहायक नदियाँ भी हैं? तो ये कहती है, हाँ, मेरे पास और भी कई सारी ऐसी नदियाँ हैं जो मेरे पास अपना जल छोड़ के जाती हैं। जैसे सिंधु है, जैसे जामनी है, जामनी या फिर धसान है और बीना। ये कई सारी नदियाँ हैं जो हमारे पास अपना पानी छोड़ के जाती हैं। यहाँ तक बात समझ पाए? अच्छा, इसके अलावा एक नदी सरयू, ये दी है, आओ इसको भी समझ लेते हैं। सरयू गंगा की बाएं तट की नदी है। अच्छा, मैं आपको लिए चलता हूँ घाघरा के पास या फिर करनाली। सरयू आप कह सकते हो। ये जो नदी है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये नदी गंगा के किस तट पर मिलती है, तो गंगा की बाएं बाएं तट की नदी है और एक सबसे बड़ी नदी है बाएं तट की। और ये कहाँ से प्रवेश करती है अपने उत्तर प्रदेश में? तो लखीमपुर खीरी और बहराइच की सीमा बनाते हुए प्रवेश करती है। इसके अलावा एक जगह है देवरिया। तो देवरिया के बरहज में यह राप्ती से मिल जाती है। राप्ती से मिलती है। इसकी अगर मैं आपसे सहायक नदी पूछूं कि सहायक नदी बताओ, तो आप बताओगे जैसे राप्ती हो गई, या फिर आपने ढेढही का नाम सुना होगा, आपने बिसूही का नाम सुना होगा, या फिर आपने छोटी गंडक का नाम सुना होगा। तो ये सारी की सारी नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। और आगे बढ़ो जरा, 86 में आ जाओ। 86 में क्या कह रहा है? गलत जोड़ा पहचानिए। खुर्जा चीनी मिट्टी के बर्तन से संबंधित है, मुरादाबाद पीतल के काम से संबंधित है, जौनपुर लकड़ी की नक्काशी से नहीं है। जौनपुर है ऊनी कालीन यानी कि दरी से संबंधित है। तो सी पार्ट गलत हो जाएगा। कन्नौज इत्र से है, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 87। इसमें क्या कह रहा है? मौर्य काल में उत्तर प्रदेश में कौन सा प्रसिद्ध प्राचीन युद्ध हुआ था? मौर्य काल में मालकेतु का युद्ध, ये तो संबंधित है नहीं। राजगृह का युद्ध, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है। पाटलिपुत्र का युद्ध, कलिंगा का युद्ध, ये तो सारे हैं नहीं। नन ऑफ दीस हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर आपसे 88 पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत भाग भौगोलिक क्षेत्र वनों से आच्छादित है? उत्तर प्रदेश का अभी 2023 की अगर आपने वन स्थिति रिपोर्ट पढ़ी हो, तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में वन कवर क्षेत्र, ठीक, इसको याद रखना। वीडीएफ क्या है उत्तर प्रदेश में? इसका प्रतिशत है 1.12%। वीडीएफ यानी वेरी डेंस फॉरेस्ट। एमडीएफ ये कितना प्रतिशत है? 1.66%। मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट। अब मैं आपसे ओपन फॉरेस्ट पूछ लूं। ओएफ मतलब ओपन फॉरेस्ट, ये है 3.46%। अब मुझे बताओ टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 6.24%। यानी 6 6 12 13 14, 6 4 10 1 11 1 12 3 2 5 1 6। टोटल हो गया 6.24, यानी कि ये हो गया 6 से लेकर 7% के बीच में। और स्क्रब अगर आपसे पूछे झाड़ी, 0.27%। ठीक, आंसर हो जाएगा आपका 6 से 7%। नेक्स्ट देखो 89। इसमें क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्ह में मछली का एक जोड़ा है, ये किसका प्रतीक है? अच्छा, उत्तर प्रदेश का जब आप चिन्ह देखते हो तो उसमें मछली का जोड़ा मिलता है, मछली का जोड़ा मिलता है, उसमें धनुष और बाण मिलता है, उसमें लहरें मिलती हैं। ठीक,
तो अब मुझे बताओ ये जो मछली का जोड़ा है ये अवध के मुस्लिम का प्रतीक है, नवाबों का प्रतीक है। अच्छा, धनुष और बाण ये किसका प्रतीक है? ये भगवान राम का प्रतीक है। लहरें ये गंगा और यमुना नदियों के संगम का प्रतीक है। नदियों के संगम का प्रतीक है। तो अब वापस आ जाओ। आपसे पूछ रहा था मछली का जो एक जोड़ा है ये किसका प्रतीक है? अवध के पूर्व शासकों का प्रतीक है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 90। इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है भाबर और पांगन उत्तर प्रदेश की किस प्रमुख मृदा समूह का एक भाग है? मैंने आपको यूपी स्पेशल में मृदाएं पढ़ाई थी। उत्तर प्रदेश में मृदा विभाजन, उत्तर प्रदेश में मृदा विभाजन पढ़ाया था। और मैंने आपको कुछ ऐसे बताया था कि यहाँ से मृदाएं शुरू होती हैं। जैसे जैसे आप इधर आओगे तो सबसे इधर मिलेगी भाबर, यानी कि सबसे पूर्व की तरफ मिलेगी भाबर। इसके बाद जैसे ही आप अंदर आओगे आपको मिलेगी तराई मृदा, और अंदर आओगे जलोढ़ मृदाएं। इसके बाद फिर आप नीचे चले जाओगे तो यहाँ पर बुंदेलखंडी मृदाएं, विंध्यन मृदाएं पाई जाती हैं। ठीक। तो कौन कौन से पार्ट मैंने बताए थे? सबसे पहले भाबर मृदा, फिर मैंने आपको बताया तराई मृदा, फिर मैंने आपको बताया था जलोढ़ मृदा, और जैसे ही जलोढ़ मृदा बताया मैंने इसके दो पार्ट भी बताए थे। कौन कौन से? एक तो बांगर और एक खादर। फिर मैंने आपको बताया विंध्यन मृदा। ठीक। विंध्यन मृदा में मैंने आपको लाल और पीली मृदा बताई थी। इसके अलावा मैंने आपसे बुंदेलखंडीय मृदा की भी चर्चा की, बुंदेलीय मृदा की चर्चा की। और बुंदेलीय मृदा की जब मैंने चर्चा की तो मैंने इसमें कई सारी मृदाएं बताई थी, माड़, काबर, परवा, है ना? इसके अलावा राकर। ये सारी मृदाएं मैंने आपसे डिस्कस करी थी यूपी स्पेशल के बैच में। ठीक। तो वापस आ जाओ क्वेश्चन में। आपसे कह रहा है कि खादर और बांगर ये किसकी हैं उप मृदाएं? ये हैं जलोढ़ की उप मृदाएं। चलिए अब आगे बढ़ो जरा। इसमें देखो सवाल में क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश रोजगार रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार 2017-18 में उत्तर प्रदेश का अनुमानित प्रति व्यक्ति सकल घरेलू राज्य उत्पाद ये आपसे पूछा है। इसमें मैं दो तीन आपको डेटा दे देता हूँ। उत्तर प्रदेश एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2023-24, उत्तर प्रदेश एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2023-24, इसका डेटा। कुछ बातें हैं जो आप याद रखोगे। इस रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ आंकड़े याद रखो आप। अगर आपसे पूछे कि वर्ष 2022-23 में यूपी की उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी में कितनी वृद्धि हुई है? अगर आपसे पूछे तो आप बताओगे 8.3%। वहीं 2021-22 में कितनी थी? तो ये थी 10.2%। ठीक। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि 2022-23 में राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद ये कितना प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया गया है? आप बताओगे 7.2%। कृषि के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुआ है? कृषि के क्षेत्र में ये हुआ है 2022-23 में वृद्धि दर ये 10% है 2021-22 की तुलना में। और कृषि क्षेत्र के अलावा विनिर्माण क्षेत्र में 14%। विनिर्माण क्षेत्र में यहाँ पर 2022-23 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। 2022-23 में 22%, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं सेवा क्षेत्र बता दो तो सेवा क्षेत्र में 12%। 2022-23 का आंकड़ा है ये।
22-23 का आंकड़ा। अब आ जाओ प्रति व्यक्ति जीएसडीपी में। प्रति व्यक्ति जीएसडीपी ये है 96,193 रुपीस और ये 8% का इजाफा देखने को मिला है। 96,193 यानी 96,193 रुपए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 92। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि ऊसर रिक्लेमेशन प्रोग्राम के यूपीबीएसएन यूपीबीएसएन को किस संगठन ने वित्तीय सहायता प्रदान की थी? यहाँ पर आओ। सबसे पहले तो मैं आपको लिए चलता हूँ यूपीबीएसएन के बारे में। यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं, आप ध्यान रखना। यूपीबीएसएन ये है क्या? सबसे पहले इसका पूरा नाम बताओ। आप बताओगे उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम। ठीक है। स्थापना इसकी कब हुई है? स्थापना हुई 1978 में, 1978 में। यहाँ तक बात समझ गए? उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम स्थापना हुई 1978 में। अच्छा, अब मुझे बताओ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लखनऊ में। ठीक है, हेडक्वार्टर हो गया लखनऊ में। ये विश्व बैंक के सहयोग से एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश सोडिक लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट की देखरेख यही कर रहा है उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम। तो अगर आपसे पूछे उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश सोडिक लैंड रिक्लेमेशन रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट। ठीक। उत्तर प्रदेश सोडिक लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट, बताओ ये किसकी देखरेख में चल रहा है? ये किसकी देखरेख में चल रहा है? तो आप बताओगे यूपीबीएसएन। और विश्व बैंक के सहयोग से चल रहा है। विश्व बैंक इसमें सहयोगी है। तो अब आपसे यही पूछ रहा था कि यूपीबीएसएन को किस संगठन ने वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक। नेक्स्ट देखो 93। इसमें कह रहा है उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम ये किस वर्ष पारित हुआ है? देखो, कुछ मैं अधिनियम यहाँ पर लिखता हूँ, ये सारे के सारे आप ईयर्स याद रखना। देखो, उत्तर प्रदेश से संबंधित आप 4 से 5 अधिनियम याद रखो। जैसे मैंने लिखा म्युनिसिपल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेशन एक्ट। उत्तर प्रदेश का ये है 1959 का है। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे बताओ जिला योजना समिति अधिनियम एक्ट ये 1999 का है, 1999 का। एक अधिनियम मैं आपसे और चर्चा कर लेता हूँ। ये अधिनियम है क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम। अधिनियम ये 1961 का है, 1961 का। मुझे बताओ उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत अधिनियम ये कब का है? 1947। अगर मैं आपसे पूछूं कि उत्तर प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग इसका गठन, ठीक है, ये 23 अप्रैल 1994 1994 का है। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1959, उत्तर प्रदेश में जिला योजना समिति अधिनियम 1999, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम 1961, ग्राम पंचायत अधिनियम 1947 और राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 23 अप्रैल 1994। ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश का छठा राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश सिक्स्थ फाइनेंस कमीशन, उत्तर प्रदेश का छठा राज्य वित्त आयोग। इसके अध्यक्ष कौन है? तो आप बताओगे दीपक कुमार। दीपक कुमार। मुझे दो सवाल आप लोग बताओ, इसके सचिव कौन है? और इसके अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में राज्य वित्त आयोग में दो सदस्य होते हैं। ठीक है। तो ये दो सदस्यों के मुझे पहले सदस्य का नाम बताओ और दूसरे सदस्य का नाम बताओ। ये दो प्रश्न मैंने आपके लिए छोड़े हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे इनके उत्तर दीजिए। उत्तर प्रदेश के छठे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? दीपक कुमार। सचिव कौन है? और दो सदस्य कौन है? बताइए मुझे। चलिए, यहाँ पर आ जाओ। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1959। नेक्स्ट देखो 94 94। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज में है क्या? लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा ये लखनऊ में कहाँ है? लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा
ये लखनऊ में नहीं, बल्कि ये तो वाराणसी में होना चाहिए, है ना? ये वाराणसी में होगा। आपसे कह रहा है सुमेलित कौन-सा नहीं है, तो यही बी पार्ट सही हो जाएगा। वाल्मीकि ये अयोध्या में है, बिल्कुल सही है। खेरिया आगरा में, ये भी सही है। नेक्स्ट देखो 95 95 इसमें क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश ने मुख्य रूप से किस निम्नलिखित में से किस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसान कल्याण मिशन की शुरुआत करी है? किसान कल्याण मिशन की शुरुआत करी थी किसानों की आय को दोगुना करने के लिए। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 6 जनवरी 2021 से शुरू हुई है। 6 जनवरी 2021 से, ठीक है? किसानों की आयु को आय आय को आयु नहीं, आय, इनकम, इसको दोगुना करना है 2 टाइम्स। और इस योजना की शुरुआत हुई कहाँ से है? लखनऊ से। 96 देखो 96 इसमें कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक 300 मीटर चौड़े क्षेत्र में यूरेनियम के निक्षेप पाए गए हैं? यूरेनियम कहाँ पाया गया है उत्तर प्रदेश में? पाया कहाँ जाता है? ललितपुर में। सिंपल सी बात है ना? ललितपुर में ही भंडार है यूरेनियम के। तो यही सही उत्तर हो जाएगा। और जो यूरेनियम पाया गया है उसकी सांद्रता क्या है? इसकी सांद्रता है 0.01% से 0.09% तक। 97 देखो दूरस्थ शिक्षा का एकमात्र केंद्र उत्तर प्रदेश का जो है वो राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है। ये कहाँ पर है? प्रयागराज में। ये प्रयागराज में है। अच्छा, मैं आपको लिए चलता हूँ राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन के पास। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। अब मुझे बताओ ये जो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन साहब थे, इनका जन्म बता सकते हो आप? 1 अगस्त को 1882 को। कहाँ हुआ था? प्रयाग में, इलाहाबाद में। और इनका जो परिवार था, इनके जो पिता थे, वो राधा स्वामी संप्रदाय के मतावलंबी थे। संप्रदाय के ये मतावलंबी थे, ठीक है? यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? तो 96 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 96 का सही उत्तर हो जाएगा ललितपुर। 97 का सही उत्तर हो जाएगा प्रयागराज। अब मैं आपको लिए चलता हूँ 98 में। 98 को देखो उत्तर प्रदेश की किस प्रसिद्ध कलाकार जिन्हें वर्ष 1966 में संगीत नाटक अकेडमी की फेलोशिप से सम्मानित किया गया। तो ये कलाकार कौन है? कलाकार हैं आशुतोष भट्टाचार्य। आशुतोष भट्टाचार्य। अच्छा, उत्तर प्रदेश में संगीत नाटक अकेडमी के पास चलो जरा और इस अकेडमी से पूछो कि तुम्हारी स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, ठीक? इस अकादमी से पूछो कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये अकादमी कहती है कि हम 13 नवंबर 1963 को बनाए गए थे। अच्छा, अब आ जाओ आप 99 में। 99 क्वेश्चन। कौन सी रामसर साइट है जो उत्तर प्रदेश में नहीं है? सुर सरोवर ये कहाँ पर है? ये आगरा में है। आगरा और इटावा यहाँ पर ये विस्तारित है। केवला देव कहाँ पर है? केवला देव ये तो राजस्थान में है ना? केवला देव घाना पक्षी विहार ये उत्तर प्रदेश में तो नहीं है। बखीरा कहाँ है? ये कबीर नगर में है। कबीर नगर। समस्तपुर कहाँ है? ये रायबरेली में है। रायबरेली। और बाकी तो ठीक है सब। 99 इसका सही उत्तर हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 100 100 नंबर। इसमें कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 2004-5 से 14-15 के बीच उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र की अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर ये कितनी थी? ये थी 3.2%। नेक्स्ट देखो आगे हम पढ़ें यानी 81 ये आपका यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कराया गया दूसरा एग्जाम है। इसमें 81 क्वेश्चन में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली रॉकर मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राकर मृदा के बारे में मैंने क्या-क्या बताया था? आओ जरा इसको एक बार रिवीजन करते हैं। आप राकर मृदा के बारे में पढ़िए नोट्स निकाल के। इसमें मैंने 3-4 पॉइंट्स लिखवाए थे। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखवाया था? मैंने कहा था पर्वतीय और पठारी क्षेत्रों में इसका विस्तार है। पठारी क्षेत्रों में इस मृदा का विस्तार है, ठीक है? फिर मैंने क्या कहा था? ये लाल और भूरे रंग की भूरे रंग की दानेदार मृदा है।
मैंने आपसे कहा था कि इसमें जीवाश्म की कमी होती है। मैंने आपसे कहा था कि इसमें ये एक ऐसी मृदा है जिसमें भरपूर मात्रा में मतलब ठीक-ठाक मात्रा में तिल और चना की खेती की जाती है। ठीक, अब वापस आ जाओ। राकर मिट्टी के बारे में सही कथन बताओ। तिल और चने की खेती होती है, बिल्कुल सही है। 60% सिलिका होता है, नहीं, इसे पड़वा मिट्टी के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल गलत है। 30% एल्यूमीनियम है, बिल्कुल गलत है। ए पार्ट इसका सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ो जरा। क्वेश्चन नंबर 82 में ललितपुर जिला ये किस एक का हिस्सा है? आप चले जाओ झांसी मंडल के पास और इस मंडल से पूछो कि आपके अंदर कौन-कौन से जिले हैं? तो झांसी कहता है कि एक तो जिला झांसी ही है, जालौन भी है झांसी मंडल के अंतर्गत और ललितपुर भी है। तो आपसे अगर पूछा जाए ललितपुर जिला ये किस मंडल का हिस्सा है? अर्थात झांसी डिवीजन का हिस्सा होगा। 83 देखो 83 कह रहा है उत्तर प्रदेश में ओबरा थर्मल पावर स्टेशन ये कहाँ है? ये सोनभद्र में है। मैं आपको पावर स्टेशन यहाँ पर लिखता हूँ। पावर स्टेशन और आप रिकॉल करो क्या आपको कुछ बातें याद हैं? अगर मैं पूछूं अनपरा पावर स्टेशन बताओ, सोनभद्र बताओगे। ओबरा पावर स्टेशन बताओ, सोनभद्र बताओगे। जवाहरपुर पावर स्टेशन बताओ, एटा बताना आप। और यदि आपसे पूछे पनकी पावर स्टेशन, आप बताना कानपुर है। इसके अलावा मैं अगर आपसे पूछूं कि परीक्षा पावर स्टेशन, तो आप झांसी बताओगे। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ मुझे हरदुआगंज पावर स्टेशन, आप अलीगढ़ बताना। अगर मैं पूछूं कि मुझे बताओ खारा पावर स्टेशन, तो आप सहारनपुर बताओगे। ठीक है, वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। इसका सही उत्तर हो जाएगा सोनभद्र। 84 देखो, कह रहा है कि ये विश्वविद्यालय हैं और इनका संबंध बताओ, मेल मिलाप कराओ विश्वविद्यालय से। तो यूपी का पहला विश्वविद्यालय ये कौन है? ये तो इलाहाबाद है, 1887 वाला। यूपी और एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विद्यालय ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। तीर्थंकर कहाँ पर है? मुरादाबाद में है। और यूपी सरकार का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय ये राजर्षि टंडन है। अब आप मैच करा लेना, ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर ये तो वही है, यहाँ पर आओ। 85 85 इसमें क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में निम्नलिखित में से निम्न कथनों पर विचार करो और बताइए कि सही कौन है। जिले में बने गेहूं के डंठल। देखो, बहराइच में जरा आओ। यहाँ पर पहले तो मैं बहराइच के बारे में दो तीन बातें आपसे शेयर कर दूं। बहराइच, सबसे पहला पॉइंट, गेहूं डंठल यहाँ का हस्तकला उत्पाद ये काफी चर्चित रहता है। अर्थात यहाँ गेहूं डंठल, गेहूं डंठल हस्तकला उत्पाद इस बहराइच जिले की विशेषता है। इसके अलावा ये जो उत्पाद बनता है, ये दरअसल कपड़ों पर गेहूं डंठल का इस्तेमाल करके एक कलाकृति बनाई जाती है। इसकी वजह से बहराइच फेमस है। अर्थात कपड़ों पर गेहूं डंठल, कपड़ों पर गेहूं डंठल का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग करके एक विशेष विशेष कलाकृति बनाई जाती है। ठीक है, वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। अब यहाँ पढ़ो। जिले में बने गेहूं डंठल से बने हस्तशिल्प उत्पादों उत्पादों ने काफी लोकप्रिय बनाया है जिले को। बिल्कुल सही है। शिल्पकार अनोखी कलाकृतियां बनाते हैं जिसमें चित्रों का आकार गेहूं के डंठल का प्रयोग करके कपड़े के फ्रेम पर तैयार किया जाता है। इस कलाकृति की चमक इन कलाकृतियों की चमक समय के साथ बढ़ती जाती है। इस तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं, आप यूपी ओडीओपी की जब आप साइट में जाओगे, यूपी ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की साइट में, तो इस प्रकार के सेंटेंस आपको वहाँ जब हिंदी ट्रांसलेट करोगे तो वहाँ पर मिल जाएँगे, ठीक है? और ये जो देवी पाटन है, ये बहराइच से संबंधित नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो केवल और केवल 1 और 2 सही है ना? नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर 86 बुलंद दरवाजा से संबंधित सवाल आपसे पूछ रहा है। बुलंद दरवाजा, यहाँ पर आओ। मैं ले लेता हूँ बुलंद दरवाजा को।
और इस दरवाजे से संबंधित 3-4 बातें याद रखो। सबसे पहला पॉइंट, ये उच्च बुलंद मतलब होता है उच्च, इसलिए इसे उच्च द्वार भी कहा जाता है या फिर इसे विजय द्वार भी कहा जाता है। सवाल ये है विजय द्वार क्यों कहा जाता है? क्योंकि अकबर ने गुजरात विजय पर इसको बनवाया था। गुजरात विजय पर इसे बनवाया था। किसने बनवाया? ये बनवाया था अकबर ने। ठीक है? और एक खास बात, इस दरवाजे को फतेहपुर सीकरी फतेहपुर सीकरी का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, साथ ही साथ इसे जामा मस्जिद का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। एक खास बात और याद रखना, बुलंद है, दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार भी इसको कहा जाता है। दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार। ठीक है? इसके अलावा जब इसको बनाया गया था तो इसमें आजकल मुगल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना देखने को मिलता है। वास्तुकला का ये एक नमूना है। वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है, फतेहपुर सीकरी का मुख्य प्रवेश द्वार है, मुगल सम्राट अकबर ने बनवाया था। पेशावर पर अकबर नहीं नहीं पेशावर नहीं है, गुजरात होगा। गुजरात पर विजय के दौरान इसको बनवाया गया था। कौन सा कथन गलत है? डी पार्ट गलत है। आगे बढ़ो जरा। 87 देखो। कह रहा है उत्तर प्रदेश में घड़ियाल के संरक्षण के प्रयास किए गए हैं। कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है घड़ियाल के लिए? तो ये तो राष्ट्रीय चंबल हो जाएगा। घड़ियाल के लिए काफी फेमस रहता है। अच्छा, घड़ियाल की बात आ गई है तो मैं आपको 3-4 बातें याद दिला दूं। घड़ियाल और घड़ियाल का संरक्षण। गौर करो। अगर आपसे पूछे कि मुझे बताओ प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, ये प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 1975 में चलाया गया था। 3 प्रकार की मगरमच्छ प्रजातियां पाई जाती हैं, ध्यान रखना। 3 प्रकार की मगर प्रजाति है। कौन कौन सी? एक तो घड़ियाल है, घड़ियाल है, दूसरा मगर है और तीसरा खारे पानी का मगर है। खारे पानी का मगर है। घड़ियाल आमतौर पर मीठे पानी की मगर प्रजाति होती है। यह मीठे पानी की एक मगर प्रजाति है। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, चंबल नदी अभयारण्य जो है वो तो मगर का एक केंद्र है ही, लेकिन उसके अलावा भी क्या उत्तर प्रदेश में कोई अन्य केंद्र है घड़ियाल का? हाँ, कुकरेल। आपने नाम सुना होगा, लखनऊ का क्षेत्र है ये। कुकरेल लखनऊ, ये घड़ियाल पुनर्वास केंद्र है यहाँ पे। घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कहाँ है? ये कुकरेल में है। और कुकरेल कहाँ है? हमारी राजधानी में, यानी प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। ठीक है? तो अब आ जाओ आप 88 में। यहाँ क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है हरिवंश राय बच्चन किस साहित्यिक आंदोलन के प्रमुख व्यक्ति थे? ये थे नई कविता के। नई कविता। 89 देखो। कह रहा है उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? भदोही ये कालीन के लिए प्रसिद्ध है। कालीन। और आगे बढ़ो जरा। क्वेश्चन नंबर 90, इसको देखो। कह रहा है निम्नलिखित कथनों का उनके संगत शासकों से मिलान करो। चौथी बौद्ध संगीति, हालांकि ये यूपी स्पेशल ने ये सवाल डाल दिया है, ये कुछ समझ नहीं आया। चलो फिर भी देखो। चौथी बौद्ध परिषद, एक आपने अगर इतिहास पढ़ा होगा तो एक श्लोक आपने याद किया होगा, कुछ ट्रिक्स आप याद करते हो, जैसे अजाराज महाकश्यप, काव्यशाली सर्वकामनी, अशोक पाटली मोगली, कनिष्क कुंडल वासुमित्र। तो जैसे ही मैंने लिखा चौथी लाइन में, पहली लाइन में क्या था? अ, अजाराज महाकश्यप, दूसरे में काव्यशाली सर्वकामिनी, तीसरी लाइन में क्या था? अशोक पाटली मोगली, और चौथी लाइन में था कनिष्क कुंडल वासुमित्र। ठीक है? अर्थात राजा कनिष्क था। चौथी बौद्ध परिषद, इसका हो जाएगा बी पार्ट। बात समझना। चौथी बौद्ध परिषद बी पार्ट। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्री गुप्त है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता था। फाहियान ने भारत का दौरा किया था चंद्रगुप्त सेकंड के समय में। तो अब आप मैच करा लेना। ठीक है? नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 91।
इसमें क्या कह रहा है? मिर्जा गालिब और फिराक गोरखपुरी ये किससे जुड़े व्यक्ति थे? ये गजल से जुड़े थे। गजल। इस क्वेश्चन में आप एक बात ध्यान रखो। कह रहा है 92 में उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर स्वामी परमहंस कर दिया गया है? यही तो सवाल है। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको करंट अफेयर्स पता होनी चाहिए और उत्तर प्रदेश में अभी कई सारे स्टेशंस के नाम बदले गए हैं। ठीक है? ये सारे स्टेशंस आप याद रखिए। आज कोई किसी एग्जाम में कोई भी स्टेशन पूछ लिया जा सकता है। जैसे मैं लिख रहा हूँ रेलवे स्टेशन, और दूसरी तरफ इनका अब नया नाम क्या हो गया है? ये एक तरफ मैं पुराना नाम और दूसरी तरफ नया नाम लिख रहा हूँ। जैसे मैंने कहा एक फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन था। अब आगे आप रेलवे स्टेशन जोड़ लेना, ठीक है? इसका वर्तमान नाम हो गया है तपेश्वर नाथ धाम रेलवे स्टेशन। इसके अलावा कासिमपुर हाल्ट, इसका नाम हो गया है जायस सिटी रेलवे स्टेशन। जायस शहर रेलवे स्टेशन का नाम हो गया है गुरु गोरखनाथ धाम। गुरु गोरखनाथ धाम। बानी रेलवे स्टेशन का नाम क्या हो गया है? बानी। बानी रेलवे स्टेशन का नाम हो गया है स्वामी परमहंस रेलवे स्टेशन। मिसरौली रेलवे स्टेशन का नाम हो गया है कालिकन माँ कालिकन धाम। इसके अलावा निहालगढ़ निहालगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम हो गया है महाराजा बिजली पासी के नाम से, बिजली पासी रेलवे स्टेशन। इसके अलावा अकबरगंज रेलवे स्टेशन का नाम हो गया है माँ अहोखा देवी, या हम ऐसे कहते हैं माँ अहोखा भवानी धाम रेलवे स्टेशन। और वारिसगंज रेलवे स्टेशन का नाम हो गया है अमर शहीद भाले सुल्तान रेलवे स्टेशन। ठीक है? तो निहालगढ़ महाराजा बिजली पासी के नाम पे, अकबरगंज माँ आओखा देव भवानी के नाम पे, वारिसगंज ये अमर शहीद भाले सुल्तान के नाम पर। इसके अलावा मिसरौली माँ कालिकन धाम के नाम पे, बानी रेलवे स्टेशन स्वामी परमहंस, जायस शहर गुरु गोरखनाथ, कासिमपुर हाट जायस सिटी और फुर्सतगंज तपेश्वरनाथ धाम। आपसे क्या पूछ रहा था? स्वामी परमहंस ये कर दिया गया है बानी को। ठीक है? ए पार्ट सही हो जाएगा। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 देखो। 1857 के विद्रोह में ये मिलान करो। लखनऊ से बेगम हजरत महल, इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली, मेरठ से ये मथुरा से हैं देवी सिंह, है ना? मेरठ से कदम सिंह होंगे। मेरठ से कदम सिंह। और ये यही सही हो जाएगा। आप इसके बाद मिलान कर लेना। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 94, 94। इसमें कह रहा है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद की निम्नलिखित संरचना का उसकी संगत व्याख्या से मिलान करो। संरचना और संख्या देखो, मैं आपको लिए चलता हूं विधान परिषद के पास, उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश विधान परिषद। और ये जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद है, टोटल 100 सीटें हैं इसके पास। ठीक है? अगर मैं पूछूं कि मुझे बताओ हमारी विधान परिषद में विधानसभा से निर या हम ऐसे कहें विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से, निर्वाचन क्षेत्र से कितने लोग आते हैं? आप बताओगे 38। स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्र से कितने लोग आते हैं? स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्र से आप बताओगे 36। मुझे बताओ शिक्षक और स्नातक के छात्र, स्नातक के छात्र द्वारा कितने लोग मनोनीत किए जाते हैं, सॉरी निर्वाचित किए जाते हैं? 8 8 टोटल हो गए 16। 8 शिक्षकों द्वारा और 8 स्नातकों के द्वारा, टोटल 16। और राज्यपाल कितने लोगों को मनोनीत करता है? आप बताओगे टोटल 10। अब इनको जोड़ लो, ये 16 हैं, 8 से 14, 14 6 20, 2 कैरी ऑन हासिल के 2, 2 1 3, 1 4, 3 7, 3 10, टोटल हो गए 100।
तो ये तो संख्या के आधार पर है। अगर आपसे फ्रैक्शन में पूछे तो आपका उत्तर क्या होगा? 1/3 सदस्य विधानसभा से, ठीक है? 1/3 सदस्य स्थानीय संस्था से, शेष का 1/3 स्थानीय संस्था से, 1/12 सदस्य पंजीकृत स्नातकों से, पंजीकृत स्नातक चुनेंगे। 3 साल पूर्व इन्होंने स्नातक किए हों। 1/2 नहीं, सॉरी, ये 1/12 होगा। 1/12 सदस्य चुने जाएंगे शिक्षक प्रतिनिधि के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि, और ऐसे शिक्षक जिन्हें 3 साल का अनुभव हो चुका हो। 1/6 सदस्य चुने जाएंगे, चुने नहीं, ये दरअसल मनोनीत किए जाएंगे राज्यपाल के द्वारा। ये मनोनीत होंगे राज्यपाल के द्वारा। तो ये फ्रैक्शन में भी याद रखना और संख्या में भी याद रखना, पूछे जा सकते हैं। तो राज्यपाल के द्वारा 10 सदस्य, ठीक है? स्थानीय निकायों के द्वारा 36 सदस्य, और विधानसभा के द्वारा 38 हो जाएंगे, और शिक्षकों के द्वारा 8 हो जाएंगे। 95 देखो क्या कह रहा है। कौशाम्बी, ये किसका हिस्सा है? कौशाम्बी आपने प्रयाग मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं इसको पढ़ा होगा। तो प्रयाग मंडल में कौन कौन से जिले हैं? एक तो प्रयाग है अपने आप में, प्रयागराज, फतेहपुर, इसके अलावा प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ है, कौशाम्बी है, ठीक है? तो कौशाम्बी ये प्रयागराज डिवीजन में आएगा। नेक्स्ट देखो 96, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश की सीमा साझा करता है? ये आपको मैंने मैप पढ़ाया था काफी डिटेल में। मध्य प्रदेश के साथ, मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा कौन कौन करता है? तो सबसे पहले शुरुआत करो यहाँ से, इस जिले से, ये है सोनभद्र। तो शुरुआत करते हैं सोनभद्र से, फिर मिर्जापुर में पहुंचो, इसके बाद आप प्रयागराज में पहुंच जाओ, प्रयागराज के अलावा चित्रकूट, इसके अलावा बांदा, फिर आप पहुंचो महोबा में, महोबा के बाद नीचे आओगे तो आपको झांसी मिलेगा, और नीचे आओगे तो आपको मिलेगा ललितपुर, ठीक है? और ऊपर चलोगे तो आपको मिलेगा जालौन, फिर आपको इटावा मिलेगा, और आपको आगरा मिलेगा। तो ये कुछ जिले हैं जो कि मध्य प्रदेश से स्पर्श करते हैं। चित्रकूट भी है, महोबा भी है, ए और बी दोनों हो जाएंगे। 97 देखो, कह रहा है उत्तर प्रदेश के संपूर्ण मध्य क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ये दोमट पाई जाती है, मैक्सिमम भाग में दोमट मिट्टी। फिर आ जाओ आप 98 में, इसमें क्या कह रहा है? कौन सी रचना है जो राहुल सांकृत्यायन की नहीं है? कांति धर्म, ये राहुल सांकृत्यायन की नहीं है। दिवोदास राहुल सांकृत्यायन की है। जीने के लिए राहुल सांकृत्यायन की है। जय यौधेय, ये भी राहुल जी की है। राहुल गांधी नहीं, राहुल सांकृत्यायन, ठीक है? 99 देखो, रेपसीड और सरसों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के आधार पर। ये दूसरा स्थान था। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 की बात कर रहा है यहाँ पे। 100 में आ जाओ। गोंडा में वन विभाग ने निम्नलिखित में से किस नदी पर कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की योजना बनाई है? ये है सरयू, सरयू, ठीक। नेक्स्ट देखो, ऑडिटर परीक्षा में पूछे गए कुछ सवाल हैं, हम इनकी भी चर्चा आपसे कर लें। सबसे पहला 81 नंबर, इसमें कह रहा है कि कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है? राज्य पशु उत्तर प्रदेश का है दलदली हिरण, इसे ही कहते हैं स्वैम्प, स्वैम्प डियर, ठीक है? इसे स्वैम्प डियर कहा जाता है। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? आप बताओगे। रूसा डुआलिसी, रूसा डुआलिसी। चलिए 82 में देखो क्या कह रहा है। कौन सा ख्याल नृत्य का रूप नहीं है? ख्याल नृत्य का रूप कौन सा नहीं है? दीवारी ख्याल, गड़स्पा ख्याल, या फिर अभिनय, या फिर जयपुरी। दीवारी ख्याल इसका रूप नहीं है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 83, 83, इसमें कह रहा है भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल ये कहाँ बनाया गया है? ये वाराणसी में, मल्टी मॉडल टर्मिनल।
84 में क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है 84 में उत्तर प्रदेश के रजा लाइब्रेरी निम्नलिखित में से किस शहर में है? मैं आपसे कुछ लाइब्रेरीज के नाम लिखता हूँ और आप दिमाग लगा के बताना ये कहाँ पे है। सार्वजनिक सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ-कहाँ है? आओ देखो। सबसे पहले भारत भारती भारत जस्ट वेट भारत भारती नहीं, दरअसल ये होगा भारत भवन पुस्तकालय। ये कहाँ पर है? बताइए। एक मैं और पुस्तकालय लिख रहा हूँ, इसका नाम है सरस्वती भवन पुस्तकालय। ये कहाँ पर है? किस क्षेत्र में है? मुझे बताओ। मैंने लिखा सयाजीराव गायकवाड़ गायकवाड़ पुस्तकालय। ये कहाँ पर है? बताइए। मैंने लिखा थर्न हिल मयाने थर्न हिल मयाने पुस्तकालय। ये बताओ कहाँ पर है? ठीक है। फिर मैंने लिखा मौलाना आजाद लाइब्रेरी। ये कहाँ पर है? बताइए। फिर मैंने लिखा राजा राजा नहीं, रजा है, रजा लाइब्रेरी। ये कहाँ पर है? फिर मैंने लिखा आमिर उद दौला आमिर उद दौला पब्लिक लाइब्रेरी। ये कहाँ पर है? फिर मैंने लिखा केंद्रीय राज्य पुस्तकालय राज्य पुस्तकालय। ये कहाँ पर है? बताइए। अब मैं आपको एक-एक करके बताता हूँ। भारत भवन पुस्तकालय ये प्रयागराज में है। सरस्वती भवन पुस्तकालय ये वाराणसी में है। सयाजीराव गायकवाड़ पुस्तकालय ये भी वाराणसी में है। थर्न हिल मयाने पुस्तकालय ये मयाने मेमोरियल ये प्रयागराज में है। ठीक है। फिर मैं आपको मौलाना आजाद लाइब्रेरी के पास लिए चलता हूँ। ये अलीगढ़ में है। एएमयू में ये लाइब्रेरी है। रजा ये रामपुर में है। आमिर उद्दौला कहाँ है? आमिर उद्दौला में है, ये है लखनऊ में। केंद्रीय राज्य पुस्तकालय ये है प्रयागराज में। ठीक है, याद रखो। तो आपसे रजा पूछा था, रामपुर हो जाएगा। 85 देखो। कह रहा है भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति तो हालांकि भारत है, उत्तर यूपी स्पेशल में भारत के लिए पूछ रहा है ना सवाल। कैसे कैसे पूछ रहा है? यूपी स्पेशल पूछा है तो भारत से सवाल पूछ लिया। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा जिला ताला के लिए प्रसिद्ध है? ये तो अलीगढ़ है, सबको पता होगा ताले के लिए। फिर देखो। 86 हो गया। 87 में आओ। कह रहा है बुंदेलखंड मिट्टी ये कहाँ पाई जाती है? ये बुंदेलखंड यहाँ पर है, दक्षिण के पठार में। तो आंसर हो जाएगा दक्षिण का पठारी भाग। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन तो काफी इजी हैं। चौधरी चरण सिंह को किस वर्ष भारत रत्न मिला? 2024 में ही तो मिला है अभी। 2024 में। एक सवाल आया था आपका 89 89। उत्तर प्रदेश का कलिंजर मेला ये बांदा में लगता है। सी पार्ट। ठीक। 90 में गम बबूल की छाल। देखो, ये जो छाल है ना, इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? इसका इस्तेमाल आपने पढ़ा होगा डाइंग में। डाइंग टेक्सटाइल और साथ ही साथ टैनिंग लेदर। इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है रंगाई के लिए, अर्थात चमड़े की वस्तु को रंगना। और आगे बढ़ो। 91। इसमें क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन अब तक कितनी बार हो चुका है? अब तक 18 बार हुआ है। देखो, ये मैंने आपको करंट में बताया हुआ है। उत्तर प्रदेश विधानसभा। 3-4 बातें यहाँ से याद रखना है। उत्तर प्रदेश विधान सभा। कौन-कौन सी बातें याद रखोगे? अगर मैं आपसे कहूँ सबसे पहली बार विधानसभा का गठन, पहली बार विधान सभा का गठन, बताओ भाई। 8 मार्च 1952। अब तक कितनी बार हो चुका है? ये 18वीं बार है। 18 बार गठन हो गया। ठीक है। अध्यक्ष कौन है इसके? ये हैं सतीश जी, सतीश महाना। सदन के नेता कौन है?
ये हैं योगी जी, मुख्यमंत्री। और अगर मैं पूछूं विपक्ष के नेता कौन है, अखिलेश यादव थे, अब नहीं है। ये संसद चले गए तो बचे माता प्रसाद, सॉरी, माता प्रसाद पांडे। ये हैं विपक्ष के नेता वर्तमान में। क्या मुझे बता सकते हो आप कि उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? संख्या बताओ। मुझे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 91 का बी पार्ट सही हो जाएगा। 92 देखो, इसमें क्या कह रहा है? वर्तमान में कितने जीआई टैग उत्पाद हैं भारत में जो सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा। देखो एक बात समझो, अभी अप्रैल 2025 में अ, अमर उजाला में एक न्यूज छपी थी कि टोटल 77 हो गए हैं। हालांकि जब ये क्वेश्चन पूछा था तब 75 थे। 77 जीआई टैग के साथ कहते हैं यूपी पहले स्थान पर आ गया है। और ये अप्रैल 2025 की ही खबर है। ठीक है, यानी अभी इसी महीने की खबर है। तो खैर, अभी इस प्रश्न का यानी 92 का उत्तर हो जाएगा 75। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 93। उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? ये तो सवाल काफी से, ये इस तरह के सवाल तो कई बार रिपीट हो चुका है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 94 में पहुंचो। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? ये भी सही है, क्वेश्चन अच्छा है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है ना? 95 में आ जाओ। 95 क्या कह रहा है? सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी डिफ्लेटर किसका अनुपात है? हालांकि ये यूपी स्पेशल तो से तो है नहीं, ये तो इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन है। तो पता नहीं यहाँ क्यों पूछ लिया। तो खैर आइए देखो, सकल घरेलू उत्पाद डिफ्लेटर ये किसका अनुपात है? दरअसल ये अनुपात है नॉमिनल टू रियल जीडीपी के। नॉमिनल टू रियल। अब यहाँ पर ऑप्शन देख लो, नॉमिनल टू रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डी पार्ट इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 96। 1858 में दिल्ली डिवीजन को उत्तर प्रदेश उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से अलग कर दिया गया था और उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से कहाँ बनाई गई थी? ये इलाहाबाद चली गई थी। देखो, तीन चार बातें यहाँ राजधानी से संबंधित याद रखना। राजधानी आगरा, आगरा की जो राजधानी रही थी 1836 से लेकर 1858। ठीक है, इसके बाद इलाहाबाद गई, तो इलाहाबाद में 1858 से 1921। इसके बाद लखनऊ आ गई, लखनऊ में एक तो आंशिक रही है, आंशिक तौर पर। इसके बाद पूर्ण राजधानी बना दी गई थी, आंशिक 1921 से लेकर 1935 तक। और फिर 1935 से इसे पूर्ण रूप से बना दिया गया। तो आंसर हो जाएगा आपका इलाहाबाद। 97 देखो, राधे श्याम खेमका को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण 2022 दिया गया? ये राधे श्याम खेमका ये वाराणसी में रहते थे, याद रखिएगा। और ये इन्होंने अपना पूरा जीवन गीता प्रेस को समर्पित कर दिया था, गीता प्रेस को समर्पित कर दिया था। और इसके अलावा ये साहित्य और शिक्षा से जुड़े हुए थे, साहित्य और शिक्षा से। तो आंसर हो जाएगा साहित्य और शिक्षा। नेक्स्ट देखो, 98 क्या कह रहा है? पूंजी स्टॉक के समय के साथ साथ होने वाली जो टूट फूट होती है उसे क्या कहते हैं? उसे मूल्य ह्रास कहते हैं। पूंजी स्टॉक के समय के साथ साथ, पूंजी स्टॉक में समय के साथ साथ होने वाली टूट फूट या फिर कमी को कौन संदर्भित करता है? इसे कहा जाता है डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 99। इसमें क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य है जो मानसून के आगमन में किया जाता है? ये तो कजरी है, कजरी। 100 में आ जाओ। इसमें क्या कह रहा है? कौन सा घराना है जो ख्याल गायकी और ध्रुपद धमार का मिश्रण है? देखो, आप कला संस्कृति में जब जाएंगे, मैंने जो यूपी स्पेशल पढ़ाया हुआ है तो उसमें मैंने आगरा घराना पढ़ाया था। आगरा घराना। और ध्यान दो, मैंने आगरा घराने में तीन चार पॉइंट्स लिखवाए थे। एक पॉइंट आपसे पूछा जो गया है वो उन्हीं तीन चार पॉइंट्स में से ही पूछा गया है। जैसे मैंने कहा था इसे रंगीला घराना भी कहा जाता है ना? मैंने कहा था इसे कव्वाल बच्चा घराना भी कहा जाता है। इसके अलावा मैंने ये भी कहा था कि जो इसके गायक हैं, किसके? आगरा घराने के, इसके गायक ख्याल गायकी तो करते ही हैं।
ख़याल गायकी के साथ ध्रुपद धमार में भी ये पारंगत हैं। ध्रुपद धमार में भी पारंगत हैं। तो अब मुझे बताओ, ख़याल गायकी के साथ-साथ ध्रुपद धमार का मिश्रण कहाँ पर देखने को मिलता है? आप बताओगे आगरा घराने में, ठीक है? तो ये 100 क्वेश्चन्स आपके कंप्लीट हो गए और ये सारे के सारे क्वेश्चन्स आपके जो परीक्षाएँ हुई हैं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, उनमें से कुछ पेपर सेट्स मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, ठीक है? तो आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।